हेलो स्टूडेंट्स, आज हम क्लास 12 का एक नया चैप्टर कर रहे हैं। चैप्टर हमारा सॉल्यूशन। तो फर्स्ट ऑफ ऑल सॉल्यूशन होता है क्या, इंट्रोडक्शन करते हैं आज चैप्टर का। तो पहले देखते हैं डेफिनेशन क्या बोलते हैं सॉल्यूशन की। तो हमें पता है सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ two or more chemically non-reactive substance तो सॉल्यूशन टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस से मिलकर बनता है, whose composition can be varies within certain limits. तो अब यहाँ पे देखते हैं सॉल्यूशन क्या होता है। सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर। और व्हाट इज होमोजीनियस मिक्सचर, उसके लिए हम यहाँ पे अभी समझते हैं कि होमोजीनियस और हेटेरोजीनियस मिक्सचर होते क्या है। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस का, whose composition can be varies within certain limit। तो मिक्सचर हमने पढ़ा था, हम अभी समझ रहे हैं कि होमोजीनियस होता क्या है। मिक्सचर दो टाइप के पढ़े हमने। कितने टाइप के? दो। एक होता है होमोजीनियस एंड सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस। अब होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है देखते हैं। तो देखो यहाँ पे जो होमोजीनियस मिक्सचर है, होमो मीन्स होता है, होमो मीन्स सेम फेज। होमो का मतलब होता है सेम फेज, होमो मीन्स सेम फेज, और सिंपली बोल सकते हैं सेम कॉम्पोजिशन। जिसमें फेज सेम हो और जिसकी कॉम्पोजिशन सेम हो, यूनिफॉर्म हो, उसको हम होमोजीनियस बोलते हैं। फॉर एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे, ये हम ले रहे हैं दो बीकर, तो ये बीकर है और बीकर भी है। तो देखो होमोजीनियस मिक्सचर होता है क्या। एग्जांपल, ये हमारे पास है वाटर, इसमें हम ऐड कर रहे हैं किसको, देखो ये हमारे पास है वाटर और इसमें हम ऐड कर रहे हैं शुगर या फिर सॉल्ट। तो हम इसमें ऐड करते हैं शुगर जो कि यहाँ पे क्या है, लेसर अमाउंट में होता है। लेसर अमाउंट मीन्स सोल्यूट, और जो वाटर होता है यहाँ पे लार्जर अमाउंट में सॉल्वेंट, लार्जर अमाउंट, और जो सॉल्यूट होता है वो लेसर अमाउंट। शुगर क्या है, सॉल्यूट जो कि लेसर अमाउंट में होता है, और वाटर जो है सॉल्वेंट जो कि लार्जर अमाउंट में। सॉल्यूशन बनने से पहले ये सॉलिड फेज था, शुगर जो होता है वो सॉलिड होता है, और जो वाटर है वो लिक्विड फेज। बट जैसे ही हमने शुगर को इसके अंदर डिसॉल्व करा, डिसॉल्व होने के बाद हमें पता है वो कैसा दिखेगा। ओवरऑल जो पूरा सॉल्यूशन जो यहाँ पे होमोजीनियस मिक्सचर बन रहा है वो कैसे दिखेगा हमें, एक लिक्विड फेज। फॉर एग्जांपल, ये बोतल है हमारे पास पानी की, इसके अंदर वाटर फिल है, ठीक है। अगर मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूं और इसे डिसॉल्व कर दूं, डिसॉल्व करने के बाद आपको इसमें कौन सा फेज दिखेगा, सॉलिड, लिक्विड या गैस? एक सिंगल फेज दिखेगा जिसको हम क्या बोलेंगे, लिक्विड फेज। और जिसमें एक सिंगल या सेम फेज होता है और सेम कॉम्पोजिशन, उसको हम होमोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? होमोजीनियस मिक्सचर। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है और ये हो रहा है वो होमोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस मिक्सचर जिनका फेज सेम हो। बाकी और भी प्रॉपर्टीज आपने इसकी पढ़ी थी। होमोजीनियस मिक्सचर में जो कंपोनेंट है उसको हम फिल्टर पेपर से सेपरेट आउट नहीं कर सकते, और अनडिस्टर्ब छोड़ने पे इसके पार्टिकल सेंटर डाउन नहीं होते, ये हमने पढ़ा हुआ है। सेकंड वन इज हेटेरोजीनियस। हेटेरो मींस होता है, हेटेरो मींस डिफरेंट फेज, या बोल सकते हैं डिफरेंट कॉम्पोजिशंस।
जिसका फेज डिफरेंट हो उसे हम हेट्रोजीनियस बोलते हैं। तो अब हम इसमें देखो, ये हमारे पास वाटर है, एग्जांपल लेते हैं, ये वाटर जो कि क्या है यहाँ पर सॉल्वेंट, वाटर क्या है सॉल्वेंट। यहाँ पे एक पॉइंट याद रखना, वाटर जो होता है एक यूनिवर्सल सॉल्वेंट है, वाटर इज अ यूनिवर्सल सॉल्वेंट। यूनिवर्सल सॉल्वेंट मींस मैक्सिमम चीजों में, मैक्सिमम जो सॉल्यूशन होते हैं उनमें जनरली जो सॉल्वेंट होता है वाटर होता है, इसलिए वाटर को हम यूनिवर्सल सॉल्वेंट बोलते हैं। जैसे कि हम पीएच को यूनिवर्सल इंडिकेटर बोलते थे, इसी टाइप से जो वाटर है वो यूनिवर्सल सॉल्वेंट है। इस वाटर में अब हम ऐड कर रहे हैं सैंड पार्टिकल्स, तो ये ले लिया हमने सैंड पार्टिकल्स, इसमें हम ऐड कर रहे हैं सैंड पार्टिकल, सैंड, ठीक है। जब हम इसमें सैंड पार्टिकल्स ऐड करेंगे तो सैंड के पार्टिकल कुछ इस तरह से ऑब्जर्व होंगे, हाईलाइट। तो मान लो आपके पास ये बॉटल है, इसमें इस बार मैं क्या डाल रहा हूँ सैंड पार्टिकल ऐड कर रहा हूँ। पहले दो डिफरेंट फेज थे, सैंड जो होती है वो सॉलिड है और जो वाटर है जो लिक्विड। अब जैसे मैंने इसके अंदर इसको डिसॉल्व करा सैंड को, सैंड डिसॉल्व होने के बाद सैंड और वाटर अभी भी दो डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट है, अभी भी क्या है दो डिफरेंट फेजेस में प्रेजेंट। और जिनमें दो डिफरेंट फेजेस, दो या दो से ज्यादा डिफरेंट फेजेस हो उसको हम हेट्रोजीनियस मिक्सचर बोलते हैं। क्या बोलते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो होमोजीनियस होता है जिसमें सेम फेज हो और हेट्रोजीनियस होता है जिसमें डिफरेंट फेज। अब इस स्टेटमेंट पे आते हैं सॉल्यूशन की। तो सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। सॉल्यूशन इज अ होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ टू और मोर केमिकली नॉन रिएक्टिव सब्सटेंस। जो सब्सटेंस वो केमिकली रिएक्ट नहीं करने चाहिए वो फिजिकली इंटरेक्ट करते हैं। साथ ही साथ बोला हुज कंपोजिशन कैन बी वेरीज विद इन सर्टेन लिमिट। हम सॉलिड और सॉल्वेंट का अमाउंट बढ़ा घटा के एक सर्टेन लिमिट तक उसकी कंपोजिशन, उसकी कंसंट्रेशन को बढ़ा सकते हैं, एक नियरली सैचुरेटेड पॉइंट तक। उसके बाद अगर आपको उसको कंसंट्रेटेड वगैरह करना है तो आपको हीट देकर सुपर सैचुरेटेड उसे बनाना पड़ेगा। तो ये होता है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर है। क्या होता है सॉल्यूशन एक होमोजीनियस, ये होमोजीनियस वो हेट्रोजीनियस। इसे नोट करें। अब हम करते हैं बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है और सॉल्यूशन के टाइप्स वगैरह पढ़ेंगे। तो हम लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड। अब आगे बढ़ने से पहले कुछ छोटे मोटे पॉइंट्स भी पढ़ लेते हैं सॉल्यूशन के। पहला आ रहा है एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन, और सेकंड वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन, नॉन एक्वस, एक्यू शॉर्ट में लिखते हैं एक्वस सॉल्यूशन। एक्वस, एक्वा वर्ड का जहां पे भी यूज होता है एक्वा वर्ड मैक्सिमम वाटर के लिए ही यूज करा जाता है। फॉर एग्जांपल एक्वेरियम वाटर एनिमल्स को रखा जाता है, एक्वेटिक एनिमल्स वाटर एनिमल्स के लिए यूज करा जा रहा है। एक्वस यहाँ पे भी वाटर से रिलेटेड है। एक्वागार्ड जो कि वाटर फिल्ट्रेशन के लिए यूज करा जाता है। तो एक्वस सॉल्यूशन होता है सॉल्यूशन इन विच water is a solvent। जिस सॉल्यूशन में water is a solvent is called aqueous solution, is called aqueous solution। जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट होता है, जिस सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है वो वाटर है तो उसको हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। फॉर एग्जाम्पल अभी हमने यहाँ पे देखा था, तो ये बताओ कैसा सॉल्यूशन होगा एक्वस, क्योंकि इसमें सॉल्वेंट क्या है वाटर। अगर आप नींबू पानी वगैरह बना रहे हो, मान लो आपने लेते एक बीकर लेते पहले, ये बीकर है हमारे पास, ये वाटर है, एक मिनट, ये हमारे पास क्या है वाटर। इस वाटर में अगर आप सपोज करो इसमें ऐड कर रहे हो शुगर, क्या ऐड करा शुगर, तो अब बताओ इसमें सॉल्वेंट क्या है। सॉल्वेंट जो है वो वाटर है, सॉल्वेंट क्या है वाटर, और सॉल्यूट क्या है शुगर। जो लेसर अमाउंट होता है वो सॉल्यूट होता है और जो लार्जर अमाउंट होता है वो सॉल्वेंट। जिस सॉल्यूशन में सॉल्वेंट वाटर हो उसे हम एक्वस सॉल्यूशन बोलते हैं, क्योंकि एक्वा वर्ड वाटर के लिए ही यूज करा जाता है। सेकंड वन इज नॉन एक्वस सॉल्यूशन। तो नाम से ही पता चल रहा है नॉन एक्वस, नॉन एक्वस मींस जिसमें सॉल्वेंट वाटर ना हो। तो क्या हो सकता है देखते हैं पहले स्टेटमेंट। सॉल्यूशन इन which water is not solvent is called
नॉन एक्वस सॉल्यूशन, जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट नहीं होता उसे नॉन एक्वस बोलते हैं। एग्जांपल के लिए टिंचर ऑफ आयोडीन या टिंचर आयोडीन लिख लो सिंपल सा। ये कफ सिरप का नाम है। इट इज यूज्ड एज अ कफ सिरप, कफ सिरप में यूज करा जाता है टिंचर आयोडीन। इसमें जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट क्या है ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। इसमें जो सॉल्यूट होता है वो आयोडीन होता है, लेसर अमाउंट वाला आयोडीन, और जो सॉल्वेंट है यहाँ पर सॉल्वेंट वो होता है अल्कोहल, ये इंपॉर्टेंट है। अब देख लो यहाँ पर सॉल्वेंट वाटर नहीं है। जिस सॉल्यूशन में वाटर सॉल्वेंट ना हो उसे हम बोलते हैं नॉन एक्वस सॉल्यूशन। एग्जांपल ये रहा टिंचर आयोडीन, इसका यूज करा जाता है कफ सिरप में। तो पता होना चाहिए एक्वस एंड नॉन एक्वस, क्योंकि इंट्रोडक्शन पढ़ रहे हैं तो सॉल्यूशन के बारे में हमें एक छोटे छोटे सारे पॉइंट्स पता होना चाहिए। अब आता है बाइनरी, टर्नरी एंड क्वार्टनरी सॉल्यूशन। तो राइट में करते हैं बाइनरी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बाइनरी सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कभी भी चैप्टर पढ़ोगे तो ये वर्ड आपको देखने को मिलेगा हर जगह, बाइनरी सॉल्यूशन। बाइनरी सॉल्यूशन होता है जिसमें दो कंपोनेंट यूज करे जाए। ओके, सॉल्यूशन इन विच ओनली टू कंपोनेंट्स आर यूज्ड। तो पहले इसके बारे में लिखते हैं सॉल्यूशन, ये सॉल्यूशन है शॉर्ट में SOLN। सॉल्यूशन इन विच ओनली two components are used, that is one is solute and another is solvent। बाइनरी होता है जहां पे सिर्फ दो कंपोनेंट यूज हो। अब दो में क्या होगा, एक सॉल्यूट होगा और एक सॉल्वेंट होगा। जिस सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट यूज होते हैं उसे बाइनरी बोलते हैं। इसका मतलब क्या है पहले समझते हैं। यहाँ पे लेते हैं एक बीकर, ये हमारे पास एक बीकर है सपोज, और इसमें हम ऐड कर रहे हैं ये वाटर, इसमें ऐड कर रहे हैं हम सॉल्ट। क्या ऐड कर रहे हैं, सॉल्ट। देखो यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट क्या है, वाटर, और ये क्या है, सॉल्यूट। और दोनों मिलके एक होमोजेनियस मिक्सचर बना रहे हैं, इसलिए एक सॉल्यूशन है। और सॉल्यूशन कौन सा है, ये दो कंपोनेंट से मिलके बन रहे हैं, वन इज सॉल्यूट एंड अनदर इज सॉल्वेंट। अगर दो कंपोनेंट हो तो उसे बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी। और अगर कंपोनेंट एक और आ जाए, सपोज करो इसमें शुगर ऐड कर दो, शुगर ऐड करने के बाद अभी भी ये होमोजीनियस ही रहेगा, क्योंकि शुगर भी कंप्लीटली डिसॉल्व हो जाता है। अभी भी ये होमोजीनियस है, अभी भी ये सॉल्यूशन है, बट अब बाइनरी नहीं है, क्योंकि कंपोनेंट कितने हो गए, 3। बाइनरी में कितने होते हैं कंपोनेंट, बाइनरी में होते हैं कंपोनेंट 2। अगर आप एक और कंपोनेंट ऐड कर दो, जैसे अगर मैं ऐड कर दूं यहाँ पे शुगर, एक और सॉल्यूट जो कि शुगर है ऐड कर दूं, तो इस टाइम पे इसका नाम हो जाएगा टर्नरी सॉल्यूशन। किसी बुक्स में इसका नाम टर्शरी लिखा होता है, पर जनरली इसे टर्नरी सॉल्यूशन बोलते हैं। तो टर्नरी सॉल्यूशन क्या होगा, ओनली 3 components are used, only 3 components are used। जिसमें 3 components यूज होते हैं उसे टर्नरी बोलते हैं। 2 component को बाइनरी, अगर आपने 3 ऐड कर दिया तो टर्नरी, और अगर 4 component, जिस सॉल्यूशन में 4 component हो जाएगा उसे क्वार्टनरी में क्या हो जाएगा, ओनली 4 components are used
आर व्यूज, जिसमें ये आपको दिख रहा होगा टर्नरी में 3 कंपोनेंट, क्वार्टनरी में 4 एंड बाइनरी में 2। ये सारे ही सॉल्यूशन होते हैं, बट सब में फर्क क्या है, बाइनरी में 2 कंपोनेंट होंगे सॉलिड सॉल्वेंट, इसमें 3 कंपोनेंट होंगे एंड क्वार्टनरी में 4 कंपोनेंट। तो इंपॉर्टेंट है बाइनरी, कभी भी पूछे कोई कि बाइनरी सॉल्यूशन क्या होता है, सॉल्यूशन हैविंग ओनली 2 कंपोनेंट्स। और सबसे इंपॉर्टेंट इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे चैप्टर को हम कंसीडर करके चलते हैं कि पूरे चैप्टर में जितने भी क्वेश्चंस वगैरह हम बाइनरी पर ही करते हैं। ओके, क्या मान के चल रहा है, ऐसा कंसीडर करना है कि पूरा चैप्टर क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। ये नहीं कि किसी क्वेश्चन में आप खुद से माइंड लगाओ कि सॉलिड 2 हो सकते थे, 3 हो सकते थे। अगर उन्होंने मेंशन करा है टर्नरी या क्वार्टनरी तो अलग बात है, वरना पूरा चैप्टर क्या है, बाइनरी सॉल्यूशन। तो अब इसके बाद इसको नोट करें, अब इसके बाद देखते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। तो नेक्स्ट स्लाइड कर रहे हैं हम यहाँ पर। अब आ रहा है टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो ये भी पढ़ लेना, बेसिक सा इंपॉर्टेंट है। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन, तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 टाइप के सॉल्यूशन है, बट कुछ बुकों में 9 टाइप्स के लिखे होते हैं। वो दोनों भी डिफरेंस यहाँ पे बताएंगे क्या क्या है। तो यहाँ पे हम लिख रहे हैं सॉल्यूट और यहाँ पर लिख रहे हैं सॉल्वेंट। पहला आ रहा है गैस, गैस एंड गैस। गैस, अगर सॉल्यूट गैस हो उसके साथ गैस गैस पहला हो सकता है, देखो सॉल्यूशन कि सॉल्यूट भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो, फर्स्ट टाइप। सेकंड होता है सॉल्यूट गैस हो, लिक्विड सॉल्वेंट हो, ये सेकंड टाइप। पहला क्या है, गैस गैस टाइप, गैस लिक्विड एंड गैस सॉलिड। नेक्स्ट लिक्विड लिक्विड एंड नेक्स्ट सॉलिड सॉलिड। लिक्विड के साथ लिक्विड, लिक्विड के साथ सॉलिड, ठीक है, सॉलिड के साथ लिक्विड एंड सॉलिड के साथ सॉलिड। यहाँ पर आपने कई बुकों में 9 टाइप्स के देखे होंगे, कौन कौन से नियम है वो भी बताता हूँ यहाँ पर। देखो पहला टाइप आ रहा है गैस गैस टाइप, जिसमें सॉल्यूट गैस एंड सॉल्वेंट भी गैस। सेकंड वन इज गैस लिक्विड गैस सॉलिड, ये 3 हो गए। नेक्स्ट जिसमें सॉल्यूट लिक्विड हो और सॉल्वेंट लिक्विड, नेक्स्ट नेक्स्ट लिक्विड सॉलिड एंड लास्ट 2 अलग कलर से हाईलाइट कर देते हैं, सॉलिड लिक्विड एंड सॉलिड सॉलिड। यहाँ पे देखो 2 मिस है, एक कौन सा, जिसमें सॉल्यूट लिक्विड के साथ क्या हो, सॉल्वेंट गैस, ठीक है, जिसमें सॉल्यूट लिक्विड के साथ और सॉल्वेंट क्या हो, गैस, ये मिस है यहाँ पर। और सेकंड सॉलिड को गैस के साथ, ये सही से देखना, सॉलिड का गैस के साथ। आप समझते हैं क्या है, ये तो 7 टाइप्स के आपके पास सॉल्यूशन मिल गए, बट कुछ बुकों में ये 2 भी लिखे होते हैं और कहीं पे नहीं मिलेंगे। फर्क क्या देखो यहाँ पर, जब सॉल्यूट हमारा लिक्विड हो और सॉल्वेंट हमारा गैस हो तो वो सॉल्यूशन नहीं होता। क्यों नहीं होता अभी बता रहे हैं। दूसरा, अगर सॉलिड हो और सॉल्वेंट गैस हो तो वो भी सॉल्यूशन नहीं कहलाता। इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल because it cannot form homogeneous mixture. It cannot form homogeneous mixture. अगर सॉल्यूट लिक्विड होगा और सॉल्वेंट गैस होगा, अगर सॉलिड होगा, सॉल्वेंट गैस होगा, इस केस में वो होमोजेनियस मिक्सचर नहीं बनाता, जिसकी वजह से ये सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करा जाएगा। तो टाइप 7 टाइप के होते हैं, कुछ बुक में 9 भी है, बट यहाँ पे कई बुकों में ये भी लिखा है कि फॉर एग्जांपल लिक्विड के साथ गैस, कैम्फर नाइट्रोजन गैस का एग्जांपल दे रखा है सब्लिमेशन वाला, बट जनरली ये पॉसिबल नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे होमोजेनियस मिक्सचर बनेगा नहीं। खुद ही देख लो, अगर लिक्विड एग्जांपल लेते, सॉल्यूट हमारा लिक्विड है और सॉल्वेंट गैस है, या फिर सॉलिड है। सॉलिड मतलब आपने सॉलिड पार्टिकल गैस में उड़ा दिए, गैस मतलब या आसपास गैस है एयर में, यहाँ पे सॉलिड पार्टिकल उड़ा रहा हूँ, डस्ट।
अगर डस्ट पार्टिकल को इस एयर में मैं उड़ा रहा हूं, देखा जाए सॉलिड क्या है, सॉलिड डस्ट पार्टिकल, और सॉल्वेंट क्या है, ज्यादा वाला गैस। गैस में इस डस्ट पार्टिकल को अगर मैं उड़ा रहा हूँ, वो डस्ट पार्टिकल जो गैस के अंदर होता है, पहली बात तो वो होमोजेनियस है ही नहीं, वो क्या नहीं है, वो होमोजेनियस कैटेगरी में आता ही नहीं है। अगर होमोजेनियस कैटेगरी में आ ही नहीं रहा तो सॉल्यूशन तो उसे बोल ही नहीं सकते। बट यहाँ पे भी कुछ कुछ एक्सेप्शनल केस या बुकों में लिखा होता है, एनसीईआरटी वगैरह बुक में, वो आप देख लेना, बट जनरली ये नहीं होता। वहाँ पे एग्जाम्पल से एग्जाम में पूछा जाता है, बट ये नहीं होता अगर आप स्टैंडर्ड बुक में पढ़ोगे तो। नेक्स्ट, ये टाइप्स थे 7 और ये 2 इसके एक्सेप्शनल केस इंपॉर्टेंट है। अब आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, इसे नोट कर लेना, एग्जांपल्स आपको मिल जाएंगे, नॉर्मल से एग्जांपल में पूछे भी नहीं जाते हैं। नेक्स्ट आ रहा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अब हम कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे परसेंटेज, मोलैरिटी एंड मोलैलिटी के बारे में पढ़ेंगे। पहले फॉर्मूलेस देखेंगे क्या होता है मोलैरिटी, मोलैलिटी, मोल फ्रैक्शन, और फिर इसके न्यूमेरिकल्स वगैरह करेंगे। तो टॉपिक आ रहा है हमारा कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। यहाँ पे एक और बार पीछे वाला बता देते हैं, ये 7 टाइप की जो 2 है एक्सेप्शनल नहीं बोल सकते, ये सॉल्यूशन होते ही नहीं है क्योंकि ये होमोजेनियस मिक्सचर फॉर्म नहीं करते। बट कुछ कुछ स्पेशल केसेस में आपकी एनसीईआरटी बुक में दे रखा होगा, बट आप थोड़ा एडवांस बुक देखोगे तो उसमें लिखा होता है स्पेशली कि ये होमोजेनियस मिक्सचर नहीं है, किसी किसी केस में होमोजेनियस होता है, जैसे कैम्फर डाइनाइट्रोजन गैस के साथ, सॉलिड गैस के साथ, वहां पे मिल जाएगा आपको, ठीक है, वो एग्जांपल। अगला आता है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ से। अब यहाँ पे हम फॉर्मूले वगैरह पढ़ेंगे। तो पहला आ रहा है मास बाय मास परसेंटेज, कंसंट्रेशन निकाल रहे हैं। तो देखो कंसंट्रेशन क्यों पढ़ा जाता है आपको पता ही है। सपोज करो 1 लीटर में आपने 5 ग्राम ग्लूकोज को ऐड कर दिया, तो पूछा जाएगा बताओ ग्लूकोज की कंसंट्रेशन कितनी है। 1 लीटर वाटर में आपने 5 मोल ग्लूकोज ऐड कर दिया, इस पर मोल ऐड करा है, तो बताओ कंसंट्रेशन कितनी है। तो इन सब के लिए हम यहाँ पे डिफरेंट टर्म्स पढ़ रहे हैं जो कंसंट्रेशन को एक्सप्रेस करेगी डिफरेंट टर्म्स में। इसमें पहला बेसिकली आ रहा है मास बाय मास परसेंटेज। फर्स्ट वन मास बाय मास परसेंटेज, इसको शॉर्ट में W/W भी बोलते हैं, W/W परसेंटेज ऐसे भी लिखा जाता है, मास बाय मास परसेंटेज। इसका फॉर्मूला होता है मास ऑफ सोल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। मास बाय मास, देखो W क्यों लिखा जाता है, क्योंकि मास को हम ग्राम में लिखते हैं, इसलिए इस वे में भी लिख सकते हैं, सो W/W परसेंटेज, या फिर मास बाय मास ऑफ सोल्यूट एंड मास ऑफ सॉल्यूशन। ये वही है जैसे आप परसेंटेज निकालते हो अपनी, जितने मार्क्स आए उसे पर लिखना होता है, और टोटल नीचे और 100 से मल्टीप्लाई। जैसे कि आपको 700 में से 600 मार्क्स आए तो 600 अपॉन 700 इनटू में 100। सेकंड वन इज मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ठीक है, जिसको W/V परसेंटेज भी बोला जाता है, इसको W/V परसेंटेज। ये परसेंटेज का साइन से थोड़ा साफ सा लिख देता है, तो ये क्या था, वॉल्यूम परसेंटेज लिखा है, ठीक है। फॉर्मूला क्या होता है, देखो मास बाय वॉल्यूम, तो मास ऑफ सोल्यूट अपॉन बाय वॉल्यूम इज वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ के आ रहे हो, 9th में भी पढ़ा है आपने, 11th में भी। थर्ड वन इज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, वॉल्यूम परसेंटेज, जिसको शॉर्ट में V/V परसेंटेज भी बोला जाता है। इसमें क्या होता है, फॉर्मूला देखो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में 100। ये परसेंटेज के लिए 3 डिफरेंट फॉर्मूले जो आप 9th और 11th क्लासेस में भी पढ़ के आए हो, यहाँ पे भी दोबारा हमें पढ़ना है। तो अगला टॉपिक इंपॉर्टेंट है मोलैरिटी। तो नेक्स्ट स्लाइड करते हैं, चौथा कौन सा आ रहा है, मोलैरिटी। फोर्थ, इसको नोट कर लेना, फिर हम स्टार्ट करते हैं अगला मोलैरिटी।
मोलैरिटी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। मोलैरिटी इसको आप कैपिटल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मोलैरिटी होता है क्या है, इसकी स्टेटमेंट देखते हैं। मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, मोलैरिटी ऑफ सॉल्यूशन, solution is defined the number of moles of solute present volume of solution in liter, volume of solution in liter, कितने मोल्स ऑफ सोल्यूट प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में। सिंपल सा बोला जाए, डेफिनेशन से फॉर्मूला बना है और फॉर्मूले से डेफिनेशन आप कैसे ही बोल सकते हो। देखो डेफिनेशन क्या बोलती है, मोलैरिटी जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल एम। स्टेटमेंट बोलती है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, यहाँ पे दिख रहा है द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। number of moles of solute, number of moles of solute present volume of solution in liter, लीटर को L लिख देते हैं। तो ये इसका मोलैरिटी का फॉर्मूला। अब यहाँ पे नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, कैसे निकलते हैं, पहले ये देखते हैं फिर इसकी यूनिट पे आते हैं। तो हमने मोल कॉन्सेप्ट पढ़ा है या आपने पढ़ा होगा, नहीं भी पढ़ा तो यहाँ पे देख लो। नंबर ऑफ मोल्स का पहला फॉर्मूला जो यूज होता है सबसे ज्यादा, नंबर ऑफ मोल्स जिसको एन से रिप्रेजेंट करते हैं, जो कि किसके बराबर होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। शॉर्ट में इसको लिखते हैं एन इज इक्वल टू, ऐसे लिख लो, गिवन मास जीएम अपॉन मोलर मास। ये फॉर्मूला बहुत ज्यादा यूज होगा मोलैरिटी निकालने में, और यूनिट इसकी मोल की आपको पता ही है, मोल ही होता है। ठीक है, सेकंड फॉर्मूला नंबर ऑफ मोल्स का, नंबर ऑफ मोल्स एन से रिप्रेजेंट करते हैं, होता है नंबर ऑफ पार्टिकल्स, एटम्स, मॉलिक्यूल्स, etc, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, पार्टिकल्स वगैरह, अपॉन एवोगैड्रोस नंबर, जिसको शॉर्ट में लिखते हैं n इज इक्वल टू n अपॉन एवोगैड्रो नंबर को Na से, और Na की वैल्यू होती है 6.022 इंटू 10⁻23। अगर आप पार्टिकल्स ले तो पार्टिकल के टर्म में लिखेंगे, एटम लोगे तो एटम्स के टर्म में, मॉलिक्यूल के टर्म्स में, आयंस एंड सो ऑन। तो 6.022 इंटू 10⁻23, ये दो नंबर ऑफ मोल्स के फॉर्मूलेज है, जिसमें से मैक्सिमम वही वाला यूज होता है यहाँ पर। तो आप देख लो मोलैरिटी इसको एम लिख देते हैं, शॉर्ट में नंबर ऑफ मोल्स लिख सकते हैं, गिवन मास, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास, और नीचे क्या चल रहा था, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर। ये फॉर्मूला है, इसको ओपन करके लिखा है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ये सारी गिवन होती है, कई बार कैलकुलेट करना पड़ता है, ये हम न्यूमेरिकल्स में देखेंगे। अगर हम यहाँ पे यूनिट की बात करें, मोलैरिटी की यूनिट कैपिटल एम, या फिर ऊपर मोल से नीचे लीटर, वॉल्यूम किसमें, लीटर में, तो मोल पर लीटर क्या जाएगा, मोल पर, देखो नंबर ऑफ मोल्स की यूनिट मोल, वॉल्यूम की यूनिट लीटर, तो मोल पर लीटर, या तो ऐसे लिख सकते हो या फिर ये कैपिटल एम जनरली मिलता है आपको लिखा हुआ। तो मोलैरिटी होता है क्या, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, कितने मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट है वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर में। ओके, तो यहाँ पे जो सॉल्यूशन का वॉल्यूम निकालेंगे वो ऑलवेज किस में लेना होगा, हमें लीटर। ये चौथा हो गया। हाँ, यहाँ पे एक पॉइंट और देख लेते हैं, स्पेस है यहाँ पर, चलो देखते हैं। पहले मोलैरिटी कर लेते हैं, फिर इकट्ठा लिखेंगे कि कौन टेम्परेचर पे डिपेंड करता है और कौन नहीं। तो फिफ्थ पॉइंट पहले मोलैरिटी,
मोलालिटी को स्मॉल एम से करते हैं, स्मॉल एम, और जो मोलैरिटी था वो कैपिटल एम था। ये क्या है? मोलालिटी स्मॉल एम। ये भी सेम सा, बस यहाँ पे क्या है, सॉल्वेंट लिया जाता है केजी में। तो पहले स्टेटमेंट देखते हैं हम। मोलालिटी ऑफ सॉल्यूशन is defined the number of moles of solute present in mass of solvent in kg। ठीक है, मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। इसमें क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। वहां पे क्या था कि कितने नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन के लीटर में प्रेजेंट थे, और यहाँ सॉल्वेंट वो किस में लेना है? केजी में। दोनों में ये फर्क है, वहां पे वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर था, या मास ऑफ सॉल्वेंट केजी। तो स्टेटमेंट से देखो फॉर्मूला बना है, मोलैलिटी स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मोलैलिटी क्या होता है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, मोल्स ऑफ सॉल्यूट अपॉन मास ऑफ सॉल्वेंट। सॉल्वेंट का मास किस में लेना है? केजी में। किसमें? केजी। इसका फॉर्मूला। और नंबर ऑफ मोल्स अभी हमने पीछे देखा है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो अगर मैं इसकी यूनिट की बात करूं तो ऊपर मोल है और नीचे केजी, तो मोल पर केजी, या फिर स्मॉल एम से भी लिख सकते हो उसकी यूनिट। स्मॉल एम भी होती है या मोल पर केजी। तो ये मोलैरिटी और मोलैलिटी, इन दोनों में से कौन टेम्परेचर डिपेंडेंट होता है? ये इंपॉर्टेंट। मोलैरिटी of solution is temperature dependent। Molarity of solution is temperature dependent, but molality does not, because mass remains unaffected, on temperature। कहने का मतलब क्या है? मोलैरिटी टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है, ये मोलैरिटी था। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो वॉल्यूम में फर्क आता है। किसमें आता है? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में फर्क आएगा। बट जो मास होता है, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, मास टेम्परेचर पे डिपेंड नहीं करता, तो मोलैलिटी इंडिपेंडेंट हुई, अनइफेक्टेड। मोलैलिटी डज नॉट, बिकॉज मास रिमेन्स अनइफेक्टेड। मास के ऊपर टेम्परेचर का कोई इफेक्ट पड़ेगा ही नहीं, और टेम्परेचर का मास के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा मास ऑफ सॉल्वेंट पे, तो मोलैलिटी इंडिपेंडेंट हुई, इंडिपेंडेंट। और मोलैलिटी डिपेंडेंट हुई। क्यों डिपेंडेंट हुई? क्योंकि टेम्परेचर का वॉल्यूम पे इफेक्ट पड़ेगा। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो लिक्विड का वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा, डिक्रीज हो जाए तो कंसंट्रेशन चेंज हो जाएगी। तो याद रखना इंपॉर्टेंट, दोनों में से कौन सी क्वांटिटी टेम्परेचर पे डिपेंड करती है? मोलैरिटी डिपेंड करती है, मोलैलिटी स्मॉल एम वाली वो डिपेंड नहीं करती। तो ये मोलैरिटी एंड मोलैलिटी था। यहाँ पर एक क्वेश्चन और चलो करते हैं, लास्ट में करते हैं अभी। तो नेक्स्ट मोल फ्रैक्शन, नेक्स्ट स्लाइड, इसे नोट कर लो, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ रहा है सिक्स्थ मोल फ्रैक्शन। ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, मोल फ्रैक्शन। ये टर्म कई बहुत बार पूछी जाती है, मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन को रिप्रेजेंट करा जाता है इस एक्स की तरह दिखने वाला, एक्स ही बोल लो इसे एक तरह से, जिसको बोलते हैं काय, CHI। इसे ची नहीं पढ़ेंगे क्योंकि केमिस्ट्री होता है, नॉट केमिस्ट्री, ठीक है। काय बोलते हैं, ये एक्स की तरह ऐसे बना लो थोड़ा सा लंबा,
चपटा हुआ, ठीक है। तो मोल फ्रैक्शन, अब मोल फ्रैक्शन होते क्या है, स्टेटमेंट क्या बोलते हैं और क्या इसके फॉर्मूले से देखते हैं। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन is defined the ratio of number of moles of component components to the total number of moles of all components, total number of moles of all components। तो ये रेशियो होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। और मैंने बताया था इस चैप्टर में हम बाइनरी सॉल्यूशन कंसीडर करके चल रहे हैं। तो इफ टू कंपोनेंट्स ए और बी मान लेते हैं, कंपोनेंट्स ए एंड बी, if we have two components A and B, तो मोल फ्रैक्शन ऑफ A, इसे काय बोलते हैं, इज इक्वल टू का नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, स्टेटमेंट बोल रही है देखो, रेशियो ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट्स टू द टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट, कितने कंपोनेंट थे जिसका निकाल रहे हैं उसके मोल्स, अपॉन में टोटल नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ऑल कंपोनेंट। यहाँ पे दो कंपोनेंट था इसलिए दोनों के मोल से डिवाइड करा, तीन होते तो टर्नरी सॉल्यूशन होता तो तीनों के कंपोनेंट से डिवाइड करते हैं। इसी टाइप से अगर मोल फ्रैक्शन में बी का फाइंड आउट करूं तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ कंपोनेंट बी अपॉन टोटल ए प्लस बी। तो आप ऐसे मोल फ्रैक्शन फाइंड आउट कर सकते हो। और यहाँ पे काफी नोट इंपॉर्टेंट है, जो मोल फ्रैक्शन का सम होता है सभी कंपोनेंट्स का वो ऑलवेज यूनिटी होता है, मीन्स 1। तो यहाँ पे कितने कंपोनेंट थे, ए प्लस बी, इन सब का सम ऑलवेज प्लस है 1 होता है। अगर आप एक का मोल फ्रैक्शन निकाल लो किसी भी एक का, तो दूसरे का निकालना इजी पड़ जाता है, सिंपल सा आप उसे 1 में से माइनस कर सकते हो, इतना बड़ा फॉर्मूला पुट करने की जरूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। ये होता है मोल फ्रैक्शन। अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट लेस, क्योंकि ऊपर भी मोल है नीचे भी मोल है, मोल से मोल कैंसिल, कोई यूनिट नहीं, और रेशियो में कभी भी यूनिट नहीं होती। यूनिट लेस और डायमेंशनलेस, डायमेंशनल लेस, कोई यूनिट नहीं होती। 1 मिनट आप इसे नोट करिए, अगला करते टॉपिक। तो ये नोट हो गया, तो ये था मोल फ्रैक्शन। नेक्स्ट टर्म आ रही है पीपीएम, काफी इंपॉर्टेंट है, पीपीएम से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 7th नेक्स्ट लाइन लेते हैं पीपीएम। 7th क्या है, पीपीएम, पीपीएम। पीपीएम की फुल फॉर्म होती है पार्ट्स पर मिलियन, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम का मतलब होता है पार्ट्स पर मिलियन। अब पीपीएम यूज क्यों करा जाता है, तो देख लो, इफ solute present in very trace amount, then we used ppm। जब सोल्यूट काफी ट्रेस अमाउंट में होता है, ट्रेस मीन्स प्रचुर मात्रा, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में हो, उस केस पे हम पीपीएम का यूज करते हैं। एक तरह से मान लो आपके पास एक छोटा सा स्विमिंग पूल है, उसमें आपने एक टैबलेट डाल दी क्लोरीन की, एक छोटी सी टैबलेट। अगर उस टैबलेट को जैसे डाला तो आप उसमें से थोड़ा सा पानी निकाल लिया, मान लो 1 लीटर या जितना भी आप निकालना चाहते हो उसमें से 100 ml या 100 लीटर जितना भी निकालते हो, अब पूछ लिया उस 100 ml में उस क्लोरीन की कंसंट्रेशन कितनी होगी। ये तो बहुत ज्यादा कम हो गया, आपने उस पूरे स्विमिंग पूल में एक टैबलेट डाली थी किसकी, क्लोरीन की, और पूछा बताओ कंसंट्रेशन निकालो।
तो क्लोरीन काफी ट्रेस अमाउंट में, बहुत ज्यादा कम अमाउंट में उसमें डाला गया है, उस केस में पीपीएम और पीपीबी पार्ट्स पर बिलियन भी यूज करते हैं, वो भी करेंगे नेक्स्ट वीडियो या किसी और टॉपिक में, ठीक है। तो अभी हम कर रहे हैं पीपीएम। जब सॉल्यूट काफी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट हो हम यूज करते हैं पीपीएम। जैसे कि एक क्वेश्चन भी था, वो शायद 11th की एनसीईआरटी में आपको पता होगा, क्लोरोफॉर्म वाला। वाटर में, ड्रिंकिंग वाटर में क्लोरोफॉर्म प्रेजेंट था जो कि कार्सिनोजेनिक नेचर होता है, फाइंड पीपीएम परसेंटेज। सेम उसी टाइप से अगर आपके पानी में कभी देखा होगा कोई पॉइजनस सब्सटेंस आ जाता है या पानी का टेस्ट खराब हो जाता है, तो उसमें कोई भी केमिकल कंपोनेंट काफी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होते हैं, उस केस में हम पीपीएम का यूज करते हैं उनकी कंसंट्रेशन, उनका अमाउंट निकालने के लिए। तो पीपीएम का फॉर्मूला होता है क्या, और क्वेश्चन साथ का साथ कर लेंगे इसके। पीपीएम होता है नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स अपॉन total number of parts of all components, total number of parts of all components into में 10 raised to the power 6 पार्ट्स पर मिलियन। 1 मिलियन कितना होता है ये भी बता देते हैं, 1 मिलियन ये तो सभी को पता होगा, नहीं पता तो देख लो, 10 raised to the power 6 1 मिलियन। और 1 मिलियन होता है 10 लाख, और 10 लाख मतलब 6 जीरो, 1 2 3 4 5 6 1 मिलियन, तो इसलिए 10 की पावर 6 से मल्टीपल हुआ है। तो पीपीएम का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं, तो क्वेश्चन यहीं पे लिख लेते हैं। क्वेश्चन है, a liter of sea water which weight 1030 gram, a liter of sea water which weight 1030 gram contain 6 into 10 raised to the power minus 3 gram of dissolved oxygen. Find ppm। तो यहाँ पे क्वेश्चन है, a liter of sea water which weight 1030 gram contain 6 into 10 raised to the power minus 3 gram of dissolved oxygen। 1 लीटर सी वाटर का वेट है 1030 ग्राम, जिसके जो कंटेन कर रहे हैं 6 into 10 की पावर माइनस 3 ग्राम ऑफ डिजोल्व ऑक्सीजन। उसके अंदर डिजोल्व ऑक्सीजन कितना है, 6 into 10 raised to the power minus 3 ग्राम। तो बोला है फाइंड पीपीएम, पीपीएम फाइंड आउट करो। तो करते हैं इस क्वेश्चन को, अब यहाँ पे समझ भी लेंगे पीपीएम निकलेगा कैसे। तो सॉल्यूशन हमें पता है जो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन, फॉर्मूला होता है नंबर ऑफ, फॉर्मूला हर क्वेश्चन को ट्राई करते टाइम हर बार पुट कर रहा करो ताकि फॉर्मूले लर्न हो जाए, वरना ऐसे लिख लिख के याद नहीं होते। आप क्वेश्चन में हर बार अटेम्प्ट करते हो क्वेश्चन को तो पुट करो हर बार पूरा फॉर्मूला। नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट्स, अगर फॉर्मूले याद करने तो हर क्वेश्चन में लिखो, अगर आते हो फिर भी लिखो, ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। इससे क्या होगा, आपकी हैबिट हो जाएगी, आपकी स्टेटमेंट, आपके फॉर्मूलेस लर्न होना स्टार्ट हो जाते हैं। हर चीज लिख कर देखा करो। अपॉन में टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स, इनटू में 10 raised to the power 6। ये पीपीएम का फॉर्मूला है। अब वैल्यू पुट करते हैं। अब देख लो पीपीएम, यहां पे कर रहे हैं पीपीएम नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, कितने पार्ट्स कंपोनेंट में बताओ, डिसॉल्व ऑक्सीजन कितनी प्रेजेंट है इसमें, 6 into 10 raised to the power minus 3, 6 into 10 raised to the power minus 3 अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट। 1 लीटर में कितने कंपोनेंट है टोटल, ये रहा 1030। इसी में से तो निकालना है ना ऑक्सीजन का पीपीएम,
इंटू में 10 की पावर 6, तो ये दिख रहा होगा कैमरे में, दिख रहा है, हाँ ठीक है। तो 6 और ये -3, तो पावर कितनी बची, 6 इंटू 10 की पावर 3, -3 कट गया और नीचे 1030, इसको हम सिंपली लिख सकते हैं 6000 अपॉन 1030, 0 से 0 कट और ये कट के आएगा 5.8, कितना आ रहा है 5.8। तो 5.8 ppm का मतलब क्या है, अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, नीचे टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ कंपोनेंट, इसकी कोई यूनिट नहीं है क्योंकि ऊपर भी कंपोनेंट्स के पार्ट है, नीचे भी ग्राम, तो कैंसिल आउट। बट 5.8 ppm मींस है क्या, तो यहाँ जो 5.8 ppm मींस यहाँ लिख लेते हैं अलग से, यहाँ पे 5.8 ppm या जो भी आया ppm, it means 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर, it means 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर कंटेन कितना 5.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, इसका ये मतलब है डिसॉल्व ऑक्सीजन O2। 5.8 जो ppm आंसर आ रहा है, इसका ये मतलब है कि 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर में, 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ वाटर में 5.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन है। इट मीन देखो ये लिखा है हमने, नेक्स्ट ले लेते हैं कि 10 की पावर 6 ग्राम H2O में कितना 5.8 ग्राम डिसॉल्व ऑक्सीजन है। ये कितना होता है 10 की पावर 6 ग्राम, अगर मैं इसे केजी में बदलूं बेसिकली तो 1000 से डिवाइड करोगे आप सब, तो यार है 1000 केजी में कन्वर्ट करें तो इतने केजी में इतना ग्राम, ये लगभग 1000 लीटर की टंकी के बराबर ही है, थोड़ा आसपास ही होगा, वो लीटर में होता है, ये केजी में, लगभग 1000 लीटर की टंकी में अगर आप उसमें सी वाटर को फिल करते हो तो आपको कितना ऑक्सीजन मिलेगा, लगभग 5.8 ग्राम ऑक्सीजन। हमारे घर में वो सी वाटर नहीं होता, ये तो नॉर्मल टैप वाटर होता है, तो लगभग 4 से 6 के बीच में डिसॉल्व ऑक्सीजन मिल सकता है उसमें ग्राम में, अप्रोक्स वैल्यू है। तो ppm का मतलब क्या है कि 10 की पावर 6 ग्राम ऑफ H2O कंटेन कितना 5.8 ग्राम ऑफ डिसॉल्व ऑक्सीजन, ये मतलब होता है ppm। तब सॉल्यूट काफी ट्रेस अमाउंट में प्रेजेंट होता है। तो ये था हमारा ppm। यहाँ पे एक क्वेश्चन देते हैं, इसको रब करते हैं। क्वेश्चन है आउट ऑफ 1m and 1m which one is more concentrated in aqueous solution out of 1m and 1m, एक मोलैरिटी एक्वस सॉल्यूशन में जो कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है, दोनों सेम है या कौन ज्यादा है, इसको होमवर्क में करना है, होमवर्क, ठीक है। इस इंट्रोडक्शन की वीडियो में इतना ही करेंगे, इस होमवर्क में करेंगे, नेक्स्ट वीडियो में अटेम्प्ट करके बताएंगे और सॉल्व करके कि इसका क्या आंसर है, कौन ज्यादा कंसंट्रेटेड है। अब सॉल्यूशन की सेकंड वीडियो में हम आएंगे मोलैरिटी, मोलैलिटी और मोल फ्रैक्शन की न्यूमेरिकल के साथ, वरना ये वीडियो थोड़ी लेंथी चली जाएगी, ठीक है। तो हम मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ, इसी को आगे करेंगे इनके न्यूमेरिकल्स। तब तक के लिए बाय, और ये इतने आप ये नोट कर लो।